हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी अलख जगाने का काम किया है। और वो शिक्षा के क्षेत्र में अलख कैसे जगाई गई है, किस तरह से शिक्षा में बदलाव किया गया है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कई स्कूलों की ऐसी चेन खोली है जो लोगों के लिए न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक लाभ भी देने के लिए लगातार तत्पर है। और स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेरे सहयोगी धर्मराज को। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं राव बहादुर सिंह जी, चेयरमैन हैं यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए राव बहादुर सिंह जी का। चर्चा में मैं और मेरे सहयोगी पूरे हर एक पहलुओं पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो ये शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज जब हम केंद्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, नई शिक्षा नीति अपने देश में लागू करने की बात कर रहे हैं, तो वो नई नीति कितनी प्रभावी हो रही है और उसको स्कूल किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। धर्म, ओवर टू यू। दीपिका, थैंक यू आपका। राव बहादुर सिंह साहब, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, तो शुरुआत उसी नोट से मैं करूंगा जहां से आपने शुरू किया और आज जहां पर आप हैं। पहले तो सफ़र के बारे में थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन होगा यूथ के लिए या उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर जब कर नहीं पाते हैं तो उसके पीछे एक्सक्यूज़ भी देते हैं, 10 बहाने होते हैं। तो पहले उसी नोट पे मैं शुरू करूंगा। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? पहले तो मैं सर आपके इस एनसीआर हरियाणा के जितने भी साथी आए सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे जिला में आए और आकर के जिस प्रकार से आपने सवाल किया, और मेरे से पहले मैं देख भी रहा था राजनीतिक लोग, चाहे हमारे सांसद की बात करें, चाहे पूर्व के विधायकों की बात करें, चाहे हालिया विधायक की बात करें, आपने बहुत कुछ बातें रखी। लेकिन जहाँ तक के हमारे आज सारे साथी कह रहे थे, आप भी एक बात कह रहे थे कि आज भी अगर कोई गुरुग्राम की बात करें या फरीदाबाद की बात करें, चाहे अम्बाड़ा की बात करें, मैं आपकी बात सुन करके कहीं न कहीं अपने आप में महसूस कर रहा था। वो टाइम था जब 1966 में हरियाणा प्रदेश बना, और 1966 के बाद में जिस प्रकार से 1966 के बाद में हम आपके बीच में एजुकेशन में 1995 में 14 जनवरी के दिन हमने इस एजुकेशन की शुरुआत की। भगवान कृष्ण के नाम से हमने एक यदुवंशी नाम का पौधा लगाया। और ये बात मानता हूँ कि उससे पहले हमारे सारे इलाके को बैकवर्ड कहते थे, काला पानी भी कह करके पुकारते थे। जिस प्रकार से पहले अंग्रेज़ों का जिस प्रकार से देश पर कब्जा था, उसी प्रकार से इसमें कोई दो राय कि 1995 से पहले इस सारे इलाके में कहीं न कहीं अंधकार था। लेकिन आज जिस प्रकार से मेरे साथी राजनीतिक लोग भी इस बात को मान रहे थे कि आज भी हम पीछे, मैं इस बात को कतई भी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से 1995 से लेकर के और एक कल्ला हमने शुरुआत की, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने यदुवंशी नाम का पौधा जिस प्रकार से लगाया, और उसके बाद में जितने हमारे साथी पूरे इलाके में हर साथी ने शिक्षा संस्थाएं खोल करके और उस अंधकार को मेटने के लिए, जिसको काले पानी कहते थे, हमारे इलाके में ये ठीक बात है कि कोई अच्छी नौकरी नहीं लगता था। जहाँ बात आती थी यूपीएससी की आती थी, कोई पहचान भी नहीं करता था। मुश्किल से कोई एक आध बच्चा, वो भी कोई कहीं बाहर रख करके और सोच बनाता था कि मेरा बच्चा भी कहीं डीसी बने, एसपी बने या कमिश्नर बने। लेकिन हर आदमी के हमारे इलाके की सोच नहीं थी। और हमने 1995 में जब इसकी शुरुआत की,
ठीक बात है कि इसको बैकवर्ड भी कहते थे, काला पानी भी कहते थे, लेकिन 1995 के बाद में कोई लंबा अरसा नहीं लगा, क्योंकि इलाका हमारा पहले भी चाहे 1857 की बात करें और जब भी चाहे 62 की बात करें, चाहे 65 की बात करें, चाहे कारगिल के युद्ध की बात करें, हम सेनानी तो पहले भी थे। सबसे ज़्यादा हम देश की सेवा करने में हमारा इलाका, हमारे जिला महेंद्रगढ़ की बात करें, सबसे नंबर 1 था। लेकिन जहां अधिकारियों की बात थी हम पीछे थे। लेकिन 1995 में खोलने के बाद में 4 साल के अरसे में हमने पहली बार, जहां कहते थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, आईएएस का बेटा आईएएस बने, हमने उस सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करने का काम किया। और आपके बीच में 4 साल के बाद में 1998 के बाद में हमने, आपके 95 के बाद में हमने 98 में पहली बार जब 4 बच्चे इस इलाके को दिए, नीट में निकाले, वो बच्चे निकाले जिनकी सोच भी नहीं थी, कोई डॉक्टर की सोच नहीं रखता था, कोई यूपीएससी की सोच नहीं रखता था, वो बच्चे निकले। पूरे इलाके में जब गरीब का बच्चा निकला, एक रेडी वाला का बच्चा निकला, पूरे इलाके में एक ही बात थी, कहीं न कहीं राव बहादुर सिंह कहीं न कहीं शराब का ठेकेदार है, और कहीं न कहीं सेटिंग कर करके ये बच्चे निकालने का काम किया। 12-11 महीने बीत गए, चर्चाएं बड़ी गर्म थी, एक बात कहते थे कि बच्चे निकल नहीं सकते, लेकिन हमने फिर हौसला के साथ में काम किया। और आपके बीच में अगली बार जब हमने 12 बच्चे दिए, और उसके बाद में आपका पूरे इलाके की अंधकार को मेटने का काम किसी राजनीतिक लोगों ने नहीं किया। 1966 से लेकर के आज तक इस दक्षिण हरियाणा का अगर कोई विकास करने का काम किया है तो वो आपके यहाँ के साथियों ने स्कूल बना करके, इसे शिक्षा रूपी पौधा लगा करके और इस अंधकार को मेटने का काम किया। तो यहाँ के जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं थी, जितनी भी थी, वो अकेली यदुवंशी नहीं, सब ने मिलकर के जिस प्रकार का प्रयास किया। आज अभी कह रहे थे कि आज भी पिछड़ा हुआ है, मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं। अभी ताजा आज से 62 दिन पहले एक रिजल्ट आया था, यूपीएससी से बड़ा कोई रिजल्ट नहीं है, और उसमें पूरे देश में हरियाणा प्रदेश के 37 बच्चे यूपीएससी में निकले थे, और उनमें से हरियाणा प्रदेश में 37 में से 13 बच्चा आपके जिला महेंद्रगढ़ ने यहाँ से यूपीएससी का देने का काम किया था। तो मैं इस बात को कैसे मान लो, आज हरियाणा प्रदेश में हम नंबर 1 पर है, जहाँ शिक्षा सबसे बड़ी है। ये बात मान सकता हूँ कि हमारे इस इलाके का, मैं भी चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री बने और कोई पावरफुल मंत्री बने, और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस इलाके का प्रधानमंत्री भी बने। मैं इस बात से बिल्कुल भी हटता नहीं कि, लेकिन अगर कोई काम किया है, अरे वो मुख्यमंत्री और एक पावरफुल कोई मंत्री आ जाएगा तो हम और भी काम करेंगे। पूरे इलाके में अगर कोई अंधकार मिटाने का काम किया है तो मैं इस बात को कबूल कर सकता हूं। माननीय आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं, मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल राव बहादुर जी, सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि आप जिस तरह से साक्षरता की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की, हरियाणा में एक दौर हमने देखा कि किस तरह से हरियाणा में बेटियों की शिक्षा को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, मानते होंगे आप इस बात को। लेकिन आज जब बदलाव हो रहा है तो क्या आप मान रहे हैं कि एक शिक्षा में जो बेटियों को चाहे खेलों में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, शिक्षा में बढ़ाने की दिशा में हरियाणा आगे बढ़ रहा है या नहीं, और आप जैसे लोग इसमें योगदान दे रहे हैं? ये भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री 14 में बना, प्रधानमंत्री बना, प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ के महेंद्रगढ़ जिला के लोगों ने जिस प्रकार के, चाहे इस स्कॉलरशिप की बात करें, चावड़ा स्कॉलरशिप की बात करें, अम्बेडकर स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे हमने अच्छे बच्चे को स्कॉलरशिप दे करके और पूरे स्कूलों ने जिस प्रकार का प्रयास किया, उसकी वजह से हमने बच्चियों को भी नंबर 1 पर रखने का काम किया। आज जब भी हरियाणा प्रदेश में जो कोई बात आती है तो आज भी जिला महेंद्रगढ़ लड़कियों के मामले में, चाहिए आप रेसो लड़कियों की अगर गिनती करोगे तो भी आज हम आगे हैं, और लड़की आज भी इस जिला महेंद्रगढ़ की लड़कियों को निकालने का काम माननीय प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन हमने तो उससे पहले ही 14 से पहले ये करिश्मा रच दिया था। ये मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ में जिस प्रकार से पिछली सरकारें थी, उनमें इस इलाके के साथ में अनजास्ती होती थी। नौकरियां जब आती थी
तो बंदरबाट पर्ची खर्ची से नौकरियां लगती थी। लेकिन आज जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री बने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री का तो खास करके करता हूं, जिन्होंने बिना पर्ची, बिना खर्ची और बिना नकल का ईमानदारी से नौकरियां देने का काम किया। इस बात से हमारा आज भी जिला मेंढर को कोई पीछे कहता तो उनकी भूल है। सर देखिए, समाज जब भी आगे बढ़ता है तो उसमें एक पॉलिटिकल विल तो चाहिए होता है, और पॉलिटिकल विल के साथ साथ जब सोसाइटी के लोग उस मुहिम के साथ जुड़ते हैं, जैसे आप हैं, वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, जब तक आम लोगों की सहभागिता उस पर नहीं होगी तब तक क्षेत्र विकास नहीं कर सकता, इलाका विकास नहीं कर सकता। आपने जिक्र किया एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेक्टर का, जिससे आप जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल विल भी तो कोई चीज़ होती है, तो वो पॉलिटिकल विल, जैसे आपने कहा कि 2014 से पहले का आपने जिक्र किया कि जब नौकरियां होती थी तो एक बड़े, मैं जो बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, और जो आरोप लगते हैं 2014 से पहले की सरकार की कि नौकरी आती थी तो 2 जिलों तक महदूद रहती थी, 2 जिलों तक नौकरियां बढ़ती थी, और ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। तो वर्तमान में सरकार में, वर्तमान सिस्टम में क्या चेंजेस आए हैं? पॉलिटिकल विल की बात कर रहा हूं। वर्तमान, मैं वैसे आपको एक जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं, मैं अकेला कोई शिक्षा आप तो मैं उस पे नेक्स्ट, राजनीतिक भी, मैं उस पे नेक्स्ट फेज में आऊंगा, पहले इस पे आ जाइए। मैं जहां तक के, मैं तो एक बात मानता हूं, अगर किसी इलाके को और किसी प्रदेश को और किसी जिले को और किसी परिवार को अगर उठाना है तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर राजनीतिक से नहीं, अगर वो इलाका उठेगा तो पहले, सबसे पहले शिक्षा की अगर बात करेंगे, शिक्षा जब हम देंगे तो उससे डॉक्टर भी निकलेंगे। हमने डॉक्टर भी एक एक गांव में आज 50-50 देने का काम किया है। ये ठीक बात है कि वो बच्चे आज यहाँ नहीं हैं, और उनमें भी कुछ बच्चे यहाँ हैं। जब कहीं न कहीं बात आती है, अगर अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि आज भी महेंद्र के बच्चे डॉक्टर और जहाँ भी हैं वो आज भी बड़ा अच्छे तरीके से काम कर करके और स्वास्थ्य में जितना सुधार करने का काम कर रहे हैं, और कोई नहीं है। लेकिन बोला कई बार वो बात आ जाए, ऐसे बोलो घर को जोगी जोगणुर, बाहर को जोगी सिद्ध। मैंने इस 31 साल के पीरियड में मैंने एक बात देखी है, हमने जब कहीं साउथ का टीचर लगा दिया, बिहार का लगा दिया, आंध्रा का लगा दिया तो वो अच्छा, और हमारे वाले को लगा दिया तो बेकार। और अब मैं उनको एक बात कहता हूं, अगर हमारे अच्छे नहीं थे तो ये बच्चे कैसे निकले? आज यूपीएससी में चाहे कोई भी साउथ की बात, मैं पूरे देश की बात करता हूं, आज नाम लिया जाता है मेथड का। एक आपने एक आखिर में एक सवाल मेरा आपसे सर, जिसका आपने जिक्र किया, आप जब बहुत अच्छा अपने एजुकेशन सेक्टर में कर रहे थे तो फिर ये ट्रांजिशन क्यों हुआ, राजनीति की तरफ आपने रुख क्यों किया? क्योंकि जो मैंने बात कही थी ना पॉलिटिकल विल की, उधर क्यों गए आप? वो भी मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन लोगों की, मेरे को जिस प्रकार की इस एजुकेशन में मैं जिस प्रकार से आया, और उसके बाद में मेरे जितने भी साथी, आज जिला मेंढर की बात करते हैं, एजुकेशन में जितने साथी इसमें लगे और उसमें सुधार करने का काम किया, तो पिछले कई दर्शों से लोग परेशान थे, मेरे से भी उम्मीद कर करके, और लोगों ने मुझे भी कहीं मोटिवेट किया। और मेरे को जब लोगों ने मोटिवेट किया तो पार्टी ने टिकट दी, और मैं पहली बार, शायद अपने हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई उठाव नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने मेरे को एजुकेशन की वजह से, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके बीच में आज बात करते हैं जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उनकी कोई न कोई बैक होगी, उनका रिश्तेदार भी बैक में कोई न कोई तगड़ा होगा, लेकिन मैं एक बहुत गरीब परिवार से पैदा होकर के, और वो भी राजस्थान में, और वो भी बिना बाप का बेटा आकर के यहाँ मैंने सेवा की, इसलिए लोगों ने मुझे राजनीतिक में ला करके और ये मौका देने का काम किया। 2005 में मैंने चुनाव लड़ा, लोगों ने मोटिवेट किया, और मैं मात्र समाजवादी पार्टी से 2700 वोट से पीछे रह गया था। तो फिर उसके बाद ख्वाहिश को मार क्यों दिया? अभी ख्वाहिश है इस पिच पे खेलने की? अभी अब वही बात आ गई ना, वो जब धर्मवीर जी कह रहे थे बोले 71-70 को लियो, तो मैं 71 को लियो। अब 4-5 साल पास वो तो अपनी पार्टी लाइन की बात कर रहे थे, उन्होंने ड्रॉ किया है, उनके नेता 75 साल। बीजेपी में विश्वास गाले मैंने भी लाइन पे चालना पड़ेगा 75 में, रोड़ो तो यो है ना।
मैं भी 75 में रह गो। हाँ। तो 75 का आलिया है, हमने तो पहले ही कह दी लेकिन कि सर बड़ा- ऐसे कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं, कई एक्सेप्शन है जो बार को क्रॉस कर जाते हैं। नहीं नहीं, अब तो ये और जवान छोरा बैठे से पढ़ाऊंगा और आगे सेवा करवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे ही उम्मीद है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस एजुकेशन सेक्टर में शिक्षा के अलग को जगाए रखिए, युवा को तैयार कीजिए, क्योंकि युवा ही सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे। और हरियाणा की युवा हरियाणा में रहे, महेंद्रगढ़ के लड़के महेंद्रगढ़ में रहे, घर में भी रहेंगे, अच्छे रहेंगे और जो कमाएंगे वो यही खर्च करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। मैं भी आपको एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम और ज़्यादा सेवा कर करके, क्योंकि 71 का आलिया भी तो बोला आई 60 बुद्धि नाटी, तो और ज़्यादा सेवा कर करके पूरे इलाके को बिगर राजनीति को उठाने का काम करेंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से हमने सर आप स्टेज पर रुकिए प्लीज, और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे एडिटर विनोद लांबा जी को। इसके साथ साथ कुछ ऐसे छात्र भी आज हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ देश का पर प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल के कुछ छात्र जिन्होंने नीट और जेईई जैसे प्रतिष्ठित एग्जामों में टॉप करके यदुवंशी ग्रुप का, अपने जिले का और अपने राज्य का नाम रोशन किया है। मैं उन सभी छात्र छात्राओं को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ये बहुत ही गर्व का विषय होता है जब कोई भी बच्चा एक छोटे से छोटे मेहनत और लगन और प्रयास के साथ अपनी अभूतपूर्व, और जिस तरह से अभी हमारे बीच में राव बहादुर जी मौजूद थे जिनसे हम संवाद कर रहे थे, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से एक छोटे से विजन के साथ इस पूरे सपने को देखा गया। और कहते हैं ना कि सपना जब ही हकीकत में बदलता है जब उसके लिए मेहनत और लगन के साथ काम किया जाए। तो देखिए आज उसी मेहनत और लगन का ये नतीजा है कि यदुवंशी ग्रुप के ये होनहार बच्चे जिन्होंने देश की वो प्रतिष्ठित एग्जाम में सफलता हासिल की है, जिनके लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और इन एग्जाम्स में पास करने के लिए सफलता की लगातार कोशिशें करते रहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाएं।